नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायती राज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद हम म्युनिसिपैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरा विश्वास मानिए कि अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हैं तो आप सेमेस्टर 4 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना पेपर तो सही से लिखेंगे ही साथ जितने भी यूपीएससी के स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो आज तक आए हैं, आप उनको अगर जाकर अटेम्प्ट करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप 95 से 90% क्वेश्चन तो उसमें से सॉल्व कर ही लेंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको एक होमवर्क करने के लिए कहा था। मैंने बोला था कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ और जाकर स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन पंचायती राज का पढ़ के आओ। तो अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ लें, या तो फिर अभी पॉज करें वीडियो को और पहले देखकर तब आए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @पढ़ो तो ऐसे से भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पंचायती राज को समझने के लिए, क्योंकि आपने सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा था, पर आपको कितना आता है आप खुद से पूछ कर देख सकते हैं। तो आपने छोटे छोटे बातों को मिस कर दिया, यही कारण है कि आपको पंचायती राज सिस्टम के बारे में सेमेस्टर 1 में कुछ समझ में नहीं आया होगा, और आया भी होगा तो थोड़ा बहुत। सबसे पहली बात ध्यान में रखना है, हमारा देश फेडरलिज्म के सिद्धांत पे काम करता है, संघवाद के सिद्धांत पे काम करता है, जिसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का वितरण हुआ है। अर्थात कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। और इन विषयों के बारे में अनुसूची 7 में लिखा हुआ है। अर्थात जो हमारा 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकारों को किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है और केंद्र सरकार को किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो अगर हम इस चीज को देखें तो शेड्यूल 7 में आप 3 तरह के लिस्ट को पाइएगा: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में 100 विषय दिए हुए हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सरकार के लिए 61 विषय दिए गए हैं जो कि है राज्य सूची में अर्थात स्टेट लिस्ट में, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट में कुल मिलाकर 52 ऐसे मुद्दे हैं, 52 ऐसे विषय हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन ये जो पंचायती राज है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हिस्सा है। पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी, और पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी स्टेट लिस्ट में इन्यूमरेटेड है, अर्थात स्टेट लिस्ट में दिया गया है। इसका मतलब जितने भी कानून बनाए जाएंगे पंचायती राज से रिलेटेड, सबके सब राज्यों के विधानसभा के द्वारा बनाए जाएंगे। और हमारे देश में कई राज्य हैं, इसीलिए पंचायती राज के कानून में आप डिफरेंस देख सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य तक। ये बात आपको समझ में आया? अगर राजस्थान में पंचायती राज के स्ट्रक्चर को आप मिलाएंगे और आप झारखंड में मिलाएंगे तो स्ट्रक्चर तो लगभग सेम होगा, लेकिन अगर आप उसके डीप में जाएंगे, वर्टिकल डाइव लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कई बातें एक दूसरे से अलग है, क्योंकि दोनों राज्यों की विधानसभा तय करती है कि पंचायती राज्य अर्थात लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर किस प्रकार के कानून बनाए जाएंगे। सबसे पहला बात, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, इसे संविधान में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसलिए इंक्लूड किया गया ताकि हम पूरे राज्य में यूनिफॉर्मिटी बना सकें। अर्थात कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हर एक राज्य में सेम है, जो कि स्ट्रक्चर हो गया। 3 लेवल का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर बीच वाले लेवल में दैट इज इंटरमीडिएट लेवल, फिर उसके बाद विलेज लेवल में अर्थात ग्राम पंचायत के लेवल में। तो दोस्तों,
स्ट्रक्चर सेम होगा, कॉम्पोजिशन सेम होगा, पर जो तरीका होगा कुछ कुछ वो राज्य सरकारों पर डिपेंड करेगा कि वह किस प्रकार से उसको परफॉर्म करते हैं। आखिर हमें एक बात इससे समझ में आता है कि जो 73वें संविधान संशोधन जो किया गया हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, उसने बस एक ब्रॉडर आउटलाइन दे दी, एक कमरा बना दिया और राज्यों को बोला ठीक है, मानता हूं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट राज्य सूची का विषय है, कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, लेकिन संविधान में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जोड़कर एक कमरा बना दिया गया, एक रूम बना दिया गया, एक ब्रॉडर आउटलाइन तय कर दिया गया और राज्यों को कहा गया ठीक है, इस कमरे के अंतर्गत आप जो भी बदलाव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, पर इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। अर्थात यूनिफॉर्मिटी होगी, पर दोस्तों कुछ कुछ डिफरेंसेस भी होगा वन राज्य टू अनदर राज्य। एग्जाम्पल के तौर पर संविधान ने ये बात बोल दिया कि भैया तुम्हें महिलाओं को 33% आरक्षण देना ही है, अर्थात सभी राज्य 33% आरक्षण पंचायती राज में देंगे महिलाओं को। लेकिन इसी में आप देखिएगा तो बिहार 50% दे रहा, वो मिनिमम फिक्स किया गया संविधान के द्वारा कि 33% दो, लेकिन कोई राज्य 33 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, कोई 40 दे रहा है। तो ये डिफरेंसेस हो सकते हैं, अर्थात कमरा बना दिया गया और इस कमरे में जितने भी बदलाव, यहाँ कोई अगर सरकार चाहे तो यहाँ टेबल रख सकता है, यहाँ कुर्सी लगा सकता है, यहाँ बेड लगा सकता है, कोई राज्य सरकार चाहे तो कुछ और भी उस कमरे के अंदर कर सकता है। तो दोस्तों हम 73वें संविधान संशोधन को आज के वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट की बात। मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट की बात समझ में आ गई होगी। कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक बार सिलेबस भी देख लो तुम सब। ये मैं डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बता रहा हूँ और उसमें मैं अभी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बता रहा हूँ, दैट इज पंचायती राज। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एक वीडियो तो वो है जिसमें मैंने मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड अप्रोचेस बताए हैं, टाइप्स बताए हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। दूसरा वीडियो वो है जिसमें मैंने हिस्ट्री बताया है कि किस प्रकार से पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी हमारे देश में इवॉल्व हुआ है, किस प्रकार से उनका विकास हुआ है। मैंने ऋग्वेद अर्थात प्राचीन काल से शुरू किया है और मैंने 1993 जब 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन हुए तब तक मैंने उसका इतिहास बहुत ही शॉर्ट और कॉम्प्रहेंसिव तरीके से बताया है, जो कि सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी स्टूडेंट्स इफ दे आर वाचिंग दिस वीडियो, सो नो नीड टू वॉच दैट वीडियो, ओके। उसके बाद चलिए अब आगे इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यही आपका होमवर्क था, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देख कर आओ। क्योंकि दोस्तों आप कोई भी पुस्तक पढ़ लो दुनिया का उठाकर, उसमें यही लिखा रहेगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का 3 टियर स्ट्रक्चर है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक ब्लॉक लेवल पर और एक ग्राम पंचायत के स्तर पर। लेकिन इसका कॉम्पोजिशन क्या है, कहाँ चेयरमैन होता है, कैसे सदस्य चुने जाते हैं, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, डायरेक्टली चुने जाते हैं, इसके बारे में दोस्तों पूर्ण रूप से जानकारी कहीं भी नहीं दी होती, शॉर्टकट में बताया होता है। और इस वीडियो में मैं शॉर्टकट में ही बताऊंगा, क्योंकि ये खुद में एक टॉपिक है, इसमें 15 से 16 मिनट लग जाएंगे बताने में और 16 मिनट का वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैं ये आप लोगों को एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि आप एक बार जान जाएंगे इन चीज़ों को तो आप कैसा फील करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे उस लेक्चर पे कि सर सच में पढ़ो तो ऐसे, तो मैं सच में आपको इंसिस्ट करता हूँ कि पढ़ो तो ऐसे कि चीज़ें दिमाग में रहे, याद रहे और प्रैक्टिकली समझो चीज़ों को। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो को जरूर जाकर देखो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों इस लेक्चर को देखने के बाद भाई जरूर देख लेना, या फिर अभी पॉज करो, देख कर आओ, फिर आगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हाँ तो ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब हम देखेंगे ग्राम सभा के बारे में। तो ग्राम सभा आधार है पंचायती राज सिस्टम का और ग्राम सभा उदाहरण है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, अर्थात डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है ग्राम सभा हमारे सामने।
तो ग्राम सभा का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, ग्राम पंचायत के जितने भी, ग्राम पंचायत जो होगा, ग्राम पंचायत के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर होंगे, अर्थात ग्राम पंचायत में कई सारे गांव हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा जनसंख्या पर, और वो डिपेंड करेगा कितना जनसंख्या डिसाइड किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। तो जितने भी गांव एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत हैं, उन गांव के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं, अर्थात ग्राम पंचायत के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं, सभी के सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे, और ग्राम सभा वह कार्य करेगी जो कि उसे दिया जाएगा राज्य के विधानसभा के द्वारा। अर्थात राज्य का विधानसभा तय करेगा कि ग्राम सभा उस राज्य में क्या काम करेगी। और दोस्तों, ये जो ग्राम सभा के पावर और फंक्शन है, वह एक राज्य से दूसरे राज्य में वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बिहार कुछ कानून बनाए, झारखंड कुछ कानून बनाए, महाराष्ट्र कुछ कानून बनाए। तो ये ग्राम सभा के बारे में था। दूसरी चीज हमें देखना है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 3 टियर स्ट्रक्चर दिया है। अर्थात इसने कहा कि सभी राज्य हमारे भारत में 3 टियर स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, अर्थात डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल पे। अर्थात यहाँ पे आपका हो जाएगा जिला परिषद, यहाँ पे हो जाएगा पंचायत समिति, और यहाँ पे हो जाएगा ग्राम पंचायत। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक एक्सेप्शन भी है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये भी कहता है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो वह राज्य चाहे तो वह द्विस्तरीय स्ट्रक्चर भी अपना सकता है, और वह बीच वाला जो ब्लॉक लेवल का जो स्ट्रक्चर है उसे हटा भी सकता है, अर्थात इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर को वह नहीं भी अपना सकता है अगर वह चाहे तो। इसीलिए दोस्तों, सिक्किम में ने 2 टियर स्ट्रक्चर को अपनाया है, क्योंकि उसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। लेकिन दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं है। ये तो कंपलसरी है कि सभी राज्य 3 टियर स्ट्रक्चर अपनाएंगे, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि जहां जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां 2 टियर ही स्ट्रक्चर आप अपनाओ। हाँ, अगर वो राज्य चाहता है, अगर उसकी मर्जी है, अगर उसकी विधानसभा चाहती है कि हम 2 टियर स्ट्रक्चर ही अपनाएं, तो वहां 2 टियर स्ट्रक्चर को अपनाया जाएगा, और वहां इंटरमीडिएट लेवल को नहीं कंस्टिट्यूट किया जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके स्टेट पीसीएस या फिर सीएससी के एग्जामिनेशंस में। बात करेंगे इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। तो दोस्तों, ये तो मैंने इतने बेहतरीन तरीके से कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के वीडियो में समझाया है कि आप देख लेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा, लेकिन चलिए यहाँ भी शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो दोस्तों, जितने भी मेंबर होंगे, वो विलेज स्तर पर हो या फिर इंटरमीडिएट स्तर पर हो या फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हो, सबका चुनाव डायरेक्टली किया जाएगा। अर्थात डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपका जिला परिषद होता है, जिला परिषद के कुछ सदस्य होते हैं जिसका नाम होता है जिला पार्षद, और इन्हीं जिला पार्षद में से एक को जिला परिषद अध्यक्ष बनाया जाता है, लाइक द स्पीकर ऑफ लोकसभा। जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा भी एक सांसद ही है, लेकिन उसे चेयरमैन बना दिया गया लोकसभा का। तो उसी तरह से दोस्तों, यहाँ भी होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मेंबर्स होते हैं, और इंटरमीडिएट लेवल पर भी मेंबर्स होते हैं और चेयरमैन होते हैं, और दोस्तों विलेज स्तर पर भी मेंबर्स होते हैं, अर्थात वार्ड मेंबर्स होते हैं, और चेयरपर्सन होते हैं, और चेयरपर्सन को मोस्ट फेमसली मुखिया के नाम से जाना जाता है। तो इनका चुनाव कैसे होगा? तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या इंटरमीडिएट लेवल पर या फिर विलेज लेवल पर जितने भी मेंबर्स का चुनाव होगा, मेंबर्स का, वे सब डायरेक्टली इलेक्ट होंगे लोगों के द्वारा। लेकिन अगर हम चेयरपर्सन की बात करें, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चेयरपर्सन चुना जाएगा, अर्थात जो जिला परिषद अध्यक्ष चुना जाएगा, उसका चुनाव इनडायरेक्टली होगा। मेंबर्स जो चुने गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वही अपने में से किसी एक को चेयरमैन चुन लेंगे, अर्थात चेयरपर्सन चुन लेंगे।
उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पर भी ऐसा ही होगा। जो मेंबर्स चुने गए हैं लोगों के द्वारा, वही मेंबर्स अपने में से किसी को चेयरपर्सन चुन लेंगे, जिसको फेमसली हम लोग प्रमुख के नाम से जानते हैं। ये सब समझने के लिए दोस्तों वो वीडियो जरूर देखना। लेकिन जो तीसरा स्तर है, जो ग्राम पंचायत का स्तर है, वहां मेंबर्स का चुनाव तो डायरेक्टली होगा। वैसे मेंबर्स का चुनाव तीनों जगह डायरेक्टली हो रहा है, लेकिन यहाँ चेयरपर्सन अर्थात जो मुखिया होगा, उसका चुनाव डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा, ये डिसाइड करेगा राज्य का विधानसभा। हो सकता है किसी राज्य में मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता हो, और ये भी हो सकता है कि किसी राज्य में मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता हो। जैसे झारखंड में मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्टली होता है, और कहीं कहीं इनडायरेक्टली भी होता है। तो ये है आपका टॉपिक के बारे में, यही आपको इतना ही समझना था। आप इसको पढ़िएगा तो यही चीज लिखा हुआ है, और इस पे क्लैरिटी पाने के लिए होमवर्क जो मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद होमवर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद आप सभी चीजों को ऐसे भी समझ सकते हो। इसके बाद है रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स। तो दोस्तों 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये सुनिश्चित किया है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आरक्षण मिलेगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में तीनों लेवल पर, अर्थात डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अर्थात ब्लॉक लेवल पर, और विलेज लेवल पर भी। और कितना उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, डेट डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। उनका जितना पॉपुलेशन है ग्राम पंचायत में या फिर पूरे के पूरे ब्लॉक में या जिला में, उसके आधार पर आपको उनको आरक्षण देना है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, एक चीज आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। जहां शैल लिखा रहेगा ना, उसका मतलब होता है कंपलसरी, ये होना ही होना, ये संविधान की भाषा है। और जहां मे लिखा रहेगा ना कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में, उसको समझो कि ये कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि जो राज्य की विधानसभाएं होंगी, वह जो चेयरपर्सन होंगे, अर्थात जो चेयरमैन जो होंगे तीनों लेवल्स पर, जैसा कि मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया, ऑन द ब्लॉक लेवल और ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल और ऑन लेवल ऑफ ग्राम पंचायत, चेयरपर्सन्स के चुनाव में भी आरक्षण दिए जाएंगे एसटी एससीज को अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। ये चीज आपको समझ में आया गया होगा। साथ ही साथ दोस्तों ये एक्ट ये भी बात करता है कि महिलाओं को 1/3% आरक्षण जरूर मिलने चाहिए तीनों लेवल पर। वो चेयरपर्सन का चुनाव हो या फिर मेंबर का चुनाव हो, दोनों में महिलाओं को आरक्षण मिलने चाहिए। और कितना मिलना चाहिए, तो 1/3 आरक्षण अर्थात 33% आरक्षण मिलना ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे राज्यों ने इसे 50% भी कर दिया है, लेकिन कंपलसरी है सभी राज्यों के लिए कि वो 33% करना ही करना है उनको। तो यही है भाई, कमरा बना दिया गया। अब इस कमरा में आप किस तरह से चीजों को सजाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर को यह भी शक्ति दी गई है कि अगर वह चाहे तो वह आरक्षण दे सकता है बैकवर्ड क्लासेस को भी अपने राज्य में। जो ओबीसी है उन्हें भी आरक्षण दिया जा सकता है। वह डिपेंड करता है राज्यों की विधानसभा पर, और उनको भी जो सीट्स हैं अर्थात जो मेंबर चुने जाएंगे उसमें, और जो चेयरपर्सन चुने जाएंगे तीनों लेवल पर उसमें, इन सभी चीजों में आरक्षण दी जा सकती है। एंड दिस विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये आरक्षण ऑफ सीट्स के बारे में था, द रिजर्वेशन ऑफ सीट। अब उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो डिस्क्वालिफिकेशन समझने से पहले हमें क्वालिफिकेशन समझना चाहिए। तो सबसे पहला जो यूनिवर्सल क्वालिफिकेशन है वह तो ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्योंकि आप जो भी काम हिंदुस्तान में कर रहे हो सरकारी काम, तब भी आप कर सकते हो जब आप हिंदुस्तान के नागरिक हो। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल क्वालिफिकेशन। दूसरा क्वालिफिकेशन है कि आपका मिनिमम एज कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए।
एज वाले में बहुत को कंफ्यूजन रहता है। देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए मिनिमम एज जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो 21 ईयर है, ठीक है। और जो विधानसभा के लिए अर्थात जो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए एज है वो 25 साल है। जो लोकसभा का अर्थात संसद का चुनाव लड़ने के लिए है वो भी 25 साल है। लेकिन अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो तब एज चाहिए 30 साल। और अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। अब ये देखते हैं कि किस प्रकार से डिस्क्वालीफाई हो सकता है कोई भी कैंडिडेट और उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जा सकता है। तो सबसे पहला केस हो सकता है कि राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बना दिया हो जो कि उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर कई राज्य सरकारों ने कुछ एडुकेशनल क्वालिफिकेशन को इंक्लूड कर दिया है कि अगर आप मैट्रिक पास नहीं होंगे तो आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव नहीं लड़ सकते। तो एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा, अगर किसी भी व्यक्ति को 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो दोस्तों वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इस प्रकार के कानून। और दूसरे में भी यही लिखा हुआ है, अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ये भी कानून है कि अगर आप अनटचेबिलिटी एक्ट अर्थात एक एक्ट है, पीसीआर एक्ट बोलते हैं, 1976 में पास हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। अगर आप किसी के जाति के बारे में कुछ बोल देते हैं, अगर अनटचेबिलिटी फॉलो करते हैं तो भी आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे भविष्य में। ये तो विधानसभा और लोकसभा के लिए भी है। अगर आप इसमें कन्विक्ट किए जाते हैं, अगर मान लीजिए आप पर केस चलता है पीसीआर एक्ट के तहत और आपको दोषी अगर पा लिया जाता है तो फिर आप भविष्य में चुनाव नहीं लड़ सकते। तो वही लिखा हुआ है कि एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगा रही हैं कई राज्य सरकारें ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए। और भी बहुत सारे फायदे हैं उसके। तो दोस्तों ये दो डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन ये भी बात लिखा हुआ है कि भाई किसी भी व्यक्ति को तुम इसलिए सिर्फ नहीं चुनाव लड़ने दोगे कि वह 25 साल का नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो मिनिमम एज है ना चुनाव लड़ने के लिए वह मात्र 21 साल है, वह 25 साल नहीं है। ऐसा साफ साफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लिख दिया गया है। साथ ही साथ जो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उसे कौन अथॉरिटी देखेगी, अर्थात उसे क्या कोर्ट में हम ले जा सकते हैं, क्या कोर्ट में केस कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। आप सर्वप्रथम कोर्ट में केस नहीं कर सकते। ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन का फैसला करेगी। हो सकता है कि आपका कोई मान लीजिए डीसी को दे दे कार्य कि आप डिस्क्वालिफिकेशन का अपने अपने आप डिस्ट्रिक्ट में फैसला करें, तो किसी को भी अथॉरिटी दे सकती है। एंड दिस विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो दोस्तों ये था डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। एक ये भी है कि अगर आप मान लीजिए राष्ट्रध्वज का अगर सम्मान नहीं करते और अगर आप उस एक्ट के तहत अगर आपको अगर दोषी पाया जाता है तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो बहुत सारे कानून हैं, आपको बस यही जानना है कि कोई ऐसे कानून है जो कि व्यक्ति को चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, वो जो कि नेशनल लेवल पर है। और दूसरा तो ये वो कि जो राज्य सरकारों ने अपने राज्य में बनाए हैं। अगर ऐसे दो कानून अगर किसी व्यक्ति पर लागू होते हैं तो वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाता है और वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के बारे में समझेंगे और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया। मान लो चुनाव हुआ था 2010 में, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है भाई, इसको सीरियस मत लेना, ओके ना। लेकिन हाँ, फैक्ट मैं सही बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैं सही बता रहा हूँ। तो 2010 में चुनाव हुआ तो यहाँ से दो सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल सरकमस्टेंस होगा और एक स्पेशल सरकमस्टेंस हो सकता है, स्पेशल सिचुएशन परिस्थिति हो सकती है। तो नॉर्मल सरकमस्टेंस में क्या होगा
कि जो पंचायती राज कंस्टिट्यूट की गई 2010 में वह 2015 तक कार्य करेगी, अर्थात इसका टेन्योर 5 साल के लिए होगा। और जैसे ही इसका टेन्योर खत्म होने वाला होगा, अर्थात ये 5 साल बाद भंग होने वाली होगी, उसके पहले ही राज्यों को चुनाव कराना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये तो नॉर्मल सर्कमस्टेंस हो गया, 2010 में कॉन्स्टिट्यूट किया, 5 साल चला, 2015 तक चला, लेकिन 2015 में जब ये भंग होगा उससे पहले राज्यों को चुनाव करा लेना है, सबसे पहला सर्कमस्टेंस। लेकिन दोस्तों स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ये भी हो सकता है कि वह 5 साल के पहले ही भंग हो जाए। मान लो कि ये 2012 में ही राज्यपाल के द्वारा भंग कर दिया गया पंचायती राज। तो अब भंग कर दिया गया तो प्रावधान ये है कि जैसे ही ये भंग हुआ उसके 6 महीने के भीतर आपको नए सिरे से चुनाव करना है। तो आपने 6 महीने के अंदर नए सिरे से चुनाव किए। अब दूसरा सवाल ये है कि विधानसभा और लोकसभा की तरह जो नई बनी है पंचायती राज जिसका गठन हुआ है, वह 5 वर्ष तक काम करेगी कि वह जो शेष वर्ष बचे हुए हैं उसके लिए काम करेगी। अर्थात वह अगर 2012 में फिर से चुनाव हुआ तो वह क्या 2017 तक कार्य करेगी या फिर वो 2015 तक ही कार्य करेगी, जो कि उसका आयु था, अर्थात अपने शेष आयु तक काम करेगी। इस चीज को आप समझ रहे हैं? तो दोस्तों आम तौर पर जब विधानसभा भंग होता है और विधानसभा का दोबारा चुनाव होता है या लोकसभा का दोबारा चुनाव होता है, तो दोस्तों वह फुल पीरियड काम करती है, अर्थात उसे फिर से 5 साल मिलते हैं। लेकिन पंचायती राज का गठन अगर होगा दोबारा चुनाव के बाद, अगर इसका प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन हो गया, अगर ये समय से पहले भंग हो गया, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और अगर चुनाव दोबारा हुए तो दोस्तों ये 5 वर्ष के लिए काम नहीं करके ये अपने शेष बचे वर्षों के लिए काम करेगा। अर्थात तब इस सिचुएशन में इसका टेन्योर हो जाएगा 2015 तक, अर्थात ये 3 साल के लिए ही काम करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है और इससे क्वेश्चन भी होते हैं स्टेट पीसीएस में, मैंने बहुत बार देखा है। तो ये चीज आपको समझ में आया? दूसरा सिचुएशन तो मैंने बता दिया। हाँ, एक चीज इसमें और है कि मान लो अगर हमारे पंचायती राज भंग तब हुए समय से पहले जबकि 4 महीने का समय बचा था, 5 महीने का समय बचा था, मैंने 6 महीने से कम समय बचा था, तब उस समय नए सिरे से चुनाव करने का जरूरत नहीं है। और तब उस समय जो आप चुनाव करोगे वो फिर से ही चुनाव करो और तब उसका टेन्योर होगा पूरा का पूरा 5 साल। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये 2010 में इसका गठन हुआ था, अब 2015 में ये भंग होने वाला था, इसके 3 महीने पहले ही भंग हो गया। तो भाई ये तो कॉमन सेंस है कि क्या फिर 3 महीने के लिए चुनाव करा के फिर 3 महीने के लिए शेष जो समय है उसके लिए कार्य करने के लिए दोगे? तो ऐसा तो नहीं ही होगा। तब इस कंडीशन में क्या करोगे कि आप फिर से चुनाव करोगे, जैसे कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होता है। लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, अगर 1 वर्ष का समय बाकी है, तो आप फिर से चुनाव कराओगे 6 महीने के भीतर और उस समय पंचायती राज तब तक काम करेगी जब तक उसका शेष समय बचा हुआ था। समझ में आया? मान लो अगर 2014 में भंग हो जाए तो चुनाव कराना पड़ेगा और दोस्तों उस समय जब चुनाव होकर जो नए पंचायती राज का गठन होगा वो अपने शेष समय के लिए कार्य करेगी, मैंने 1 साल ही उसका टेन्योर होगा। इस कंडीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो यही सारा चीज लिखा हुआ है, यही चीज है। अब पंचायत रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन डज नॉट enjoy द फुल पीरियड ऑफ 5 year बट रिमेन इन द ऑफिस ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और मुझे पता है तुम लोगों में से कितनों को नहीं आता होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, अब से याद रखना। अब भैया डिस्कस ये करना है कि आखिर चुनाव कौन कराएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तो चुनाव कराने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का 73वें संवैधानिक संशोधन से
हर एक राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ है और स्टेट इलेक्शन कमीशन ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव कराती है और सभी मैटर्स जितने भी रिलेटेड होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव से, अर्थात म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज के चुनाव से, वह यही स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। एक चीज याद रखना, स्टेट इलेक्शन कमीशन किसी भी राज्य में विधानसभा के चुनाव नहीं कराती। विधानसभा के चुनाव कौन कराती है? तो जो हमारा इंडिया का है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल लेवल वाला, वो चुनाव कराता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वह हर एक राज्य में विधानसभा चुनाव, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव यही कराती है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं अच्छा ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, अच्छा स्टेट में विधानसभा, अच्छा यही चुनाव करेगा। गलत समझ गए भाई, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है उसका प्रमुख को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और नियुक्ति के समय ही राज्यपाल सभी परिस्थितियों का वर्णन कर देते हैं कि आपको सर जी ये फैसिलिटी दिया जाएगा, आपका टेन्योर इतना होगा, आपको मैं इतने साल के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना रहा हूँ। और एक बार जब गवर्नर ने उनको अपॉइंट किया और उनके फैसिलिटीज को फिक्स कर दिया, उनके सर्विसेज को फिक्स कर दिया, टेन्योर को फिक्स कर दिया, उसके बाद गवर्नर भी चाहें तो उनको हटा नहीं सकते। उनको हटाने के लिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जैसे कि आप हाई कोर्ट के वकील जज को हटाएंगे, उसी तरह का आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए बहुत ही आपका कम्बसम प्रोसेस होता है, बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है, लेंदी प्रोसेस। ये इसलिए किया गया ताकि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट हो यह इंडिपेंडेंट हो, अर्थात यह राज्य सरकार के दबाव में ना आए और जो चुनाव कराया जाए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, आपका जो पंचायती राज का या फिर म्युनिसिपैलिटी का, वो फ्री और फेयर इलेक्शन हो। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके चुनाव कैसे होंगे इससे रिलेटेड सभी कानून बनाने के अधिकार भी 73वें संवैधानिक संशोधन ने राज्य के विधानसभाओं को दे दिया है। यही चीज अंतिम में लिखा हुआ है, मैंने पूरे स्लाइड को समझा दिया। अब पढ़ के तो ऐसे नहीं बताऊंगा, इसलिए कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, सीधे खुद से पढ़ लेना। स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू पंचायत। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने अभी तुरंत आपको बताया। अब बात करते हैं ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो आपने चुनाव करा दिया, पंचायती राज का गठन हो गया। अब जो राज्य सरकार है उसको पैसे देगी, ग्रांट्स इन एड देगी, फंड्स देंगी ताकि वो कार्य कर सके, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने पावर को एक्सरसाइज कर सके। तो दोस्तों उनके अकाउंट में जो पैसे जाएंगे उसकी ऑडिटिंग भी तो होनी चाहिए। तो ये कौन करेगा? तो दिस विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। पंचायत के अकाउंट्स की ऑडिटिंग किसे सौंपी जाएगी ये डिसाइड किया जाएगा राज्यों के विधानसभा के द्वारा। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के अकाउंट्स की ऑडिटिंग कौन करता है? कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और आपको मैं एक बात और बताता हूँ कि राज्य स्तर पर कोई भी कैग जैसा पोस्ट नहीं होता मेरे भाई। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जैसा कोई भी पोस्ट राज्य स्तर पे नहीं होता। जो सेंट्रल लेवल वाला कैग होता है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वही सभी राज्य सरकारों की भी अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता है। एक दिन एक स्टूडेंट पूछता है, सर सर्च मार रहा था वो इज द कैग ऑफ झारखंड सर, नहीं दिया कहीं। फिर मैं हंसने लगा, मैं क्या बोलूं। मैंने समझाया भाई कैग नाम का कोई भी जो होता है पोस्ट वो स्टेट लेवल पे नहीं होता। तो फिर वो तर्क देना शुरू किया, बोला कि सर जैसे नेशनल गवर्नमेंट का जो लॉयर होता है सर उसको बोलते हैं ना एडवोकेट को, क्या बोलते हैं सर? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बोले हाँ बोलते हैं। सर स्टेट लेवल पे भी होता है सर, एडवोकेट जनरल कहा जाता है। बोले हाँ होता है। तो सर कैग भी तो होता होगा स्टेट लेवल पे। लेकिन नहीं होता है मेरे भाई, मैंने उसको समझाया क्योंकि हम लोग क्वाजाई फेडरल कंट्री है, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। अब ये बताने जाऊंगा तो वीडियो और बड़ी हो जाएगी। तो ये चीज याद रखना, कैग नाम का कोई भी पद
भाई राज्य स्तर पे नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। तो दोस्तों जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, यह यूनियन टेरिटरीज पर अप्लाई नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहें तो राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करके इन एक्ट्स को किसी भी यूनियन टेरिटरी में अप्लाई करा सकता है। मतलब राष्ट्रपति को पावर दे दिया गया है। मान लो अभी के टाइम में अंडमान एंड निकोबार, मान लो अगर वहां आपको पंचायत वाला एक्ट को लागू करना है तो क्या करेगा, राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और कहेगा कि आज से ये कानून अंडमान एंड निकोबार में भी लागू होगा, तो लागू होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज थी। उसके बाद है एग्जेम्प्टेड स्टेट्स एंड एरियाज। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां ये कानून लागू नहीं होता। तो भाई पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी ये कानून लागू नहीं होता था, पर अब तो 370 जो है वो हट गया है, अब वहां भी ये लागू होगा, ठीक है। तो ये पहले वाले बुक से मैंने लिया था इसलिए लिखा हुआ है, इस चीज को याद रखना। नागालैंड में लागू नहीं होता, मेघालय में नहीं होता, मिजोरम में लागू नहीं होता। जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं और जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां भी लागू नहीं होता। साथ ही साथ जो हिल एरिया है मणिपुर का और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है जहां जहां एग्जिस्ट करती है वहां भी लागू नहीं होता। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर विच दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट, वहां भी जो है पंचायती राज एक्ट लागू नहीं होता। लेकिन दोस्तों पार्लियामेंट चाहे तो इन क्षेत्रों तक भी पंचायती राज एक्ट को इम्प्लीमेंट करा सकता है, लेकिन ये किसके द्वारा किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा। कुछ उसमें एक्सेप्शंस होंगे, कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस होंगे, एक्ट को मॉडिफाई करके उसमें से कुछ क्लॉजेस को हटाकर पार्लियामेंट चाहे तो इस एक्ट को इन सभी स्थानों पर भी लागू करा सकता है। अगर यूनियन टेरिटरी में एक्ट को लागू कराना है तो प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर इन एग्जेम्प्टेड एरिया और स्टेट में अगर आपको इस एक्ट को लागू कराना है तो आपको पावर किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को। ये भी डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हो बाद में। दोस्तों 73वें संवैधानिक संशोधन जब नहीं हुआ था उससे पहले भी पंचायत एग्जिस्ट करते थे बहुत सारे स्टेट्स में, और उन स्टेट्स में पंचायत से रिलेटेड कानून भी थे। तो दोस्तों जब ये 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ तो उसमें एक कमेंसमेंट क्लॉज था कि ये एक्ट कब से लागू होगा। तो उसमें लिखा हुआ था कि ये लागू होगा 24 अप्रैल 1993 से, अर्थात 24 अप्रैल 1993 से ये एक्ट लागू हुआ। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल के दिन, जिस दिन सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन भी है, हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। साथ ही साथ इस एक्ट में ये भी लिखा हुआ था कि जिस तिथि से ये एक्ट लागू होगा उसके 1 साल के भीतर भीतर सभी राज्यों को इसी एक्ट के प्रावधानों के हिसाब से नया पंचायती राज सिस्टम क्रिएट करना है। लेकिन साथ ही साथ इसमें यह भी लिख दिया गया था कि जो पहले से मान लो गठन हो चुका है कुछ राज्यों में, मान लो 1993 में ये एक्ट लागू हुआ, लेकिन राजस्थान में क्या हुआ था, 1991 में ही चुनाव हुए होंगे पंचायती राज्य के, और इसका जो पीरियड रहा होगा ये कितने साल का रहा होगा, 1996 तक रहा होगा। तो ऐसे अवस्था में ये एक्ट ये भी बोलता है कि चलो ठीक है, इस एक्ट के लागू होने से पहले जितने भी पंचायत एग्जिस्ट कर रहे हैं वो अपना टेन्योर पूरा कर सकते हैं, या डिसॉल्व तब होंगे जब राज्य सरकारें उनको डिसॉल्व करेंगी, ठीक है। लेकिन ये कहा गया कि 1 साल के अंदर अंदर इस एक्ट के प्रावधान के हिसाब से अपने राज्य में पंचायती राज्य का कानून बना लो, पहले वाले रद्द हो जाएंगे 1 साल के बाद। तो यही पूरे स्लाइड में लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों बार टू इंटरफियरेंस बाय कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर। तो जितने भी चुनाव से संबंधित विवाद होंगे या फिर किस प्रकार से हम लोग कंस्टिट्यूएंसी को बांटे, ये सब जितने भी विवाद होंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मेनली पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के केस में, अभी तो हम लोग पंचायती राज डिस्कस कर रहे हैं, उसके जो मामले हैं वह डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे। वह किसके द्वारा सुने जाएंगे,
तो वह उस अथॉरिटी के द्वारा सुने जाएंगे जिसे राज्य की विधानसभा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी। अर्थात राज्य की विधानसभा डिसाइड करेगी दैट विच अथॉरिटी विल लुक इनटू दीज मैटर्स, द मैटर्स रिलेटेड टू the election of the panchayats and delimitations of the constituency। लेकिन उसके बाद अगर आप उस व्यक्ति से सेटिस्फाई नहीं है, उस अगर अथॉरिटी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उसके बाद फिर रेगुलर कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे आप नहीं जा सकते रेगुलर कोर्ट में, केस नहीं कर सकते कि वो गलती से चुनाव जीता है या धांधली हुई है चुनाव में, ऐसा नहीं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें अगर कोई अगर धांधली होती है तो हम लोग सीधे हाई कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर लोकसभा का भी चुनाव होता है और कोई एमपी अगर गलती से जीत जाता है या फिर धांधली से जीत जाता है, तो जो इलेक्शंस मैटर्स हैं वो हाई कोर्ट के द्वारा सुने जाते हैं। लेकिन ये जो पंचायती राज्य के ये सब मामले होंगे, ये फर्स्ट इंस्टेंस में सबसे शुरुआत में कोर्ट्स में आप इसको लेकर नहीं जा सकते, कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसके फैसले कौन देगी? तो वह अथॉरिटी देगी जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, अर्थात राज्य विधानसभा के द्वारा। तो यही लिखा हुआ है ये पूरे स्लाइड में। अब हम बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायती राज। तो अपने पावर और फंक्शन के लिए पंचायती राज पूर्ण रूप से राज्य विधानसभा पर निर्भर है। राज्य विधानसभा जितने कार्य उन्हें सौंपेंगी वह उतने ही कार्य कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों कुछ रिस्पेक्ट में उनको जो पावर है वो यहाँ लिखा हुआ है। द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस as may be entrusted to them including those in relation to the 29 matters listed in the 11th schedule। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ तो उसने 11वें अनुसूची को जन्म दिया, उसने 11th शेड्यूल को जन्म दिया। और 11th शेड्यूल में ऐसे 29 विषय लिखे गए हैं जिस पर राज्य सरकार चाहे तो पंचायती राज को कार्य करने की अनुमति दे सकते हैं। अर्थात 29 में से कितने विषय नीचे पंचायती राज को दिए जाएंगे ये डिपेंड करेगा राज्य विधानसभाओं पर। तो देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से आज भी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वह राज्य सरकारों की कठपुतली मात्र है। बस ये आपका एक इल्यूजनरी स्ट्रक्चर बनाया गया है इंडिया में, अगर हमसे पूछा जाए तो। क्योंकि लिख तो दिया है कि हाँ 29 सब्जेक्ट पर कार्य करने को मिल सकते हैं पंचायती राज्य को, लेकिन दोस्तों इनमें से कितने विषय दिए जाएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो राज्य की विधानसभा होती है वह चाहती है कम से कम विषय, और जो बिना काम के विषय हैं वो दे दिए जाए। हो सकता है महाराष्ट्र में 20 विषय दे दे, झारखंड में 6-7 सब्जेक्ट ही दे, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये पावर और फंक्शन की स्थिति है। तो दोस्तों ये है आपका 11th शेड्यूल जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स लिखे हुए हैं जिस पर कार्य कर सकती है पंचायती राज अगर विधानसभा के द्वारा उनको कार्य करने के लिए दिया जाए इन विषयों में से तो। और इनमें से कितने विषय दिए जाएंगे दैट विल बी ऑन दी मूड ऑफ द लेजिस्लेचर, द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें 21 सब्जेक्ट्स हो गए और इसमें कुल मिला के देख सकते हैं 29 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर कार्य कर सकती है पंचायती राज। दोस्तों अगर हम वित्तीय स्थिति की बात करें, अगर हम फिनेंशियल कंडीशन की बात करें पंचायती राज की, तो दोस्तों वह काफी अच्छी नहीं है। अगर हम केरला को छोड़ दें तो केरला को छोड़कर किसी भी राज्य के विधानसभा ने अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई है कि हम पंचायतों को फिनेंशियल पावर देंगे। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो ये चारों चीज के माध्यम से उन्हें फिनेंशियल पावर दे सकती है। सबसे पहला, अगर राज्य विधानसभा चाहे तो वह पंचायत को क्या कर सकती है, बोल सकती है कि ये लो कुछ सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स पर तुम ही टैक्स लगाओ, तुम ही टैक्स को कलेक्ट करो और तुम ही टैक्स को खर्च करो, अर्थात अप्रोप्रिएट करो, ठीक है। दूसरा ये कर सकती है कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट
टैक्सेस हो सकते हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट लेवी करेगी अर्थात लगाएगी, कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन दोस्तों वह पंचायत को दे दिया जाएगा कि ये पैसे आप खर्च करेंगे। दूसरा ये तरीका है। तीसरा, वह सहायता राशि दे सकती है, ग्रांट्स इन एड दे सकती है पंचायत को अपने राज्य के संचित निधि से। और चौथा दोस्तों क्या कर सकती है, प्रोवाइड फॉर द कंस्टिट्यूशन फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी फॉर द पंचायत। तो दोस्तों एक ऐसा फंड बना सकती है जो कि होगा आपका पंचायतों के लिए स्पेशली, और जब भी पंचायतों को अगर पैसा की आवश्यकता लगेगी तो यहाँ से वो मांग सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसा फंड भी बना सकती है, एक ऐसा निधि भी बना सकती है। तो ये चार ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा पंचायती राज्यों को थोड़ा बहुत क्या होता है, फिनेंशियल पावर दिया जाता है। लेकिन अभी भी काफी फिनेंशियल पावर देने की जरूरत है पंचायती राज को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे फिनांस कमीशन की। तो यहाँ जो हम फिनांस कमीशन की बात कर रहे हैं वह सेंट्रल फिनांस कमीशन से अलग है। ये स्टेट फिनांस कमीशन है और ये 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से एग्जिस्टेंस में आया है। इसके तहत हरेक राज्य के राज्यपालों को 5 साल में एक बार राज्य वित्तीय आयोग की स्थापना करनी है, उसका गठन करना है। और जो स्टेट फिनांस कमीशन होगा वह जांच करेगा कि क्या वित्तीय स्थिति है पंचायत की, और दोस्तों गवर्नर को सलाह देगा कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार हो, फिनेंशियल कंडीशन में सुधार हो। और ये इन सिद्धांतों पर कुछ सुझाव देगा। इसमें क्या हो सकता है, सुझावों में निम्नलिखित सुझाव हो सकते हैं कि जो पूरा का पूरा टैक्स आता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसमें से कितना परसेंट टैक्स पंचायत को मिलना चाहिए। दूसरा ये सुझाव दे सकता है कि जो राज्य सरकार कुछ विषयों पर टैक्स वसूल कर रही है उसको पूरा का पूरा पंचायत को दे देना चाहिए कार्य करने के लिए। तो ऐसे विषयों को चयनित करेगी कि राज्य सरकार को क्या करना चाहिए कि ये ऐसे 3 विषय हैं, इससे जो भी टैक्स आए सबके सब पंचायत को दे दो, ऐसा कर सकती है। पहला तो डिवाइड करवाएगी भाई। दूसरा ऐसा भी कर सकती है कि भाई राज्य सरकार जितना भी टैक्स आप इन विषयों पर दे रहे हो ना, चाहो तो आप इसको पूरा का पूरा पंचायत के लिए ही छोड़ दो। तीसरा ये बताएगी कि कितना सहायता राशि देना है पंचायत को राज्य के संचित निधि से। तो ये कुछ सुझाव हैं जो कि गवर्नर को दिए जाएंगे फिनांस कमीशन के द्वारा। और जो फिनांस कमीशन का जो रिपोर्ट है उसको गवर्नर जो है वह विधानसभा में भेज देगा, और विधानसभा फिर जो है इस पर डिस्कशन करेगी। और दोस्तों फिनांस कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या होगा, इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, फिनांस कमीशन के सदस्यों का क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये सब डिसाइड किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। अर्थात जो राज्य की विधानसभा और राज्य की जो सरकार है वह डिसाइड करेगी कि फिनांस कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या होगा, उसमें कितने सदस्य होंगे, उन सदस्यों की क्या योग्यता होगी। ये सब राज्यों पर छोड़ दिया गया है। लेकिन हाँ, 5 वर्ष में एक बार तो गवर्नर को फिनांस कमीशन की गठन करनी ही करनी है। कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिस पर फिनांस कमीशन, जो स्टेट फिनांस कमीशन है, वह सलाह दे सकती है। पहला तो क्या क्या ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे फिनेंशियल पोजीशन बढ़े पंचायत की। दूसरा, अगर कोई गवर्नर के द्वारा मुद्दा रेफर किया गया है फिनांस कमीशन के पास और अगर वो पंचायत के हित में है तो दोस्तों इस पर जो स्टेट फिनांस कमीशन है वह अपना रिकमेंडेशन देती है। इसके बाद तो कॉम्पोजिशन, ये सब ये स्लाइड में लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कि कौन करेगा डिसाइड, इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और ये सब मैंने बता ही दिया कि किस प्रकार से जो राज्यपाल है वो स्टेट लेजिस्लेचर को जो है वो सौंपते हैं रिपोर्ट, जो कि आपका स्टेट फिनांस कमीशन के द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों स्टेट फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर, सुझावों के आधार पर जो सेंट्रल फिनांस कमीशन है वो भी कुछ मेजर्स सजेस्ट कर सकती है, कुछ उपाय बता सकती है जिससे हम
राज्यों की संचित निधि को इस प्रकार से खर्च करें कि पंचायतों की जो ताकत है, उनके जो संसाधन है वह बढ़े। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स है, इसे सरकार मानेगी नहीं मानेगी वो उन पर डिपेंड करता है। दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज द रीजन द financial condition of the panchayats are still weak in our country। अगर डिमेरिट्स ऑफ पीआरआई देखें तो सबसे पहला डिमेरिट तो भाई हमारे देश में है, पूरा पढ़ के तो यही पता चला कि पपेट है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट इसका भाग्य बिठाता है। दूसरा फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई 29 फंक्शन दिए जा सकते हैं किसको, तो पंचायती राज को। कहाँ लिखे हुए हैं, तो 29 फंक्शंस लिखे हुए हैं आपके 11th शेड्यूल में। लेकिन भाई इसमें से कितने दिए जाएंगे, इट विल बी अगेन डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ये दूसरा डिमेरिट है, सबके सब नहीं देते हुए। तीसरा एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, भाई जो पंचायत के लेवल पर आपके जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, जैसे मैं बीडीओ, जैसे मैं डीडीसी, भाई वो लोग अपना एटीट्यूड में रहते हैं, वो लोग वैल्यू ही नहीं देते हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो हमारे पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो सोचते हैं हम पढ़ के आए हैं, हम स्टेट पीसीएस क्रैक करके आए हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम सीएससी क्रैक करके आए हैं, हम इनको क्यों वैल्यू दें। तो उनका एक अपना रहता है, ताव भाव रहता है। तो इसके कारण से जो पंचायती राज सिस्टम है, जिसमें हम चाहते हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़े लोगों का, तो भाई ये नहीं हो पा रहा। उसके बाद भाई इसका एक और मकसद था कि हम विमेन्स को एम्पावर्ड बनाए, इसीलिए उनके लिए हम लोगों ने 33% रिजर्वेशन रखा, दिए भी गए। आज विमेन्स हैं भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन सही मायने में जो उनके हस्बैंड होते हैं वही काम करते हैं। पता चलेगा कि जो मुखिया है वो उनके हस्बैंड ही हैं, सही मायनों में डिफेक्टो पावर उन्हीं के पास है। तो दोस्तों यही सब कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में एग्जिस्ट करते हैं, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। अब हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। मुझे भरोसा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और प्लीज मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। और धन्यवाद दोस्तों, पढ़ो तो वैसे ताकि चीजें याद रहें, डिग्री लेने से कुछ नहीं होने वाला। और पढ़ते रहो विथ पढ़ो तो ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद।